हेलो दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और ये देखेंगे कि उनकी क्या प्रकृति रहा है, उनका क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और मॉडल क्वेश्चन को दोनों को करेंगे। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हम देखेंगे कि उनका क्या नेचर है, और मॉडल क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे दोनों को। और फिर दोनों को अगर मिला के अगर हम देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, बट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। तो इनडायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला। पूरे इकोनॉमिक में हमको इन चीज़ों पे दिक्कत नहीं होगी कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा इनडायरेक्ट, लेकिन करंट के इश्यूज जो हैं वो यहाँ से बाहर रहेंगे, क्योंकि ये करंट तो अपडेट नहीं है। तो देखते हैं, जो अपडेट हो पाएगा उनको अपडेट करेंगे, और बाकी तो ये पुराने कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चल रहे हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम मॉडल क्वेश्चन में ले आएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या हैं, इनको हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आईएएस में कैसे पूछे जा रहे हैं, पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन को लगाया हुआ है और इन चारों को देखेंगे कि इनकी क्या प्रकृति है, क्या ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। और क्वेश्चन मेरे दोस्त रिपीट भी होते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, एक राज्य में और एक स्टेट में कैसे रिपीट होता है। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार पूछ लिया गया है तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरे दोस्त। जो रिपीट क्वेश्चन होंगे वो तो हम तो पकड़ ही लेंगे, बाकी मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। तो आइए हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईएएस में पूछा गया है 2000 में, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा गया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। दूसरा ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया कि भारतीय रुपए की परिवर्तनीयता के साथ। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य विधिक औपचारिकता दूर करने के साथ। डी ऑप्शन दिया गया कि कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, 2000 में आ चुका है। हम आपको इसका आंसर बता दें कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो मेरे दोस्त, 1991 में उदारीकरण भारत में लाया गया, उदारीकरण की नीति लाई गई। तो उसी में पहले मेरे दोस्त लाइसेंसिंग व्यवस्था को इसलिए खत्म किया गया। कोई भी उद्योग, कोई भी धंधे अगर खोलने होते तो इतने सारे लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं हो नहीं पाती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत सारी प्रक्रियाओं के कारण। तो लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई थी। जब उदारीकरण आया भारत में तो इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सबसे पहले समाप्त किया गया। तो वही औद्योगिक लाइसेंसीकरण, ये इसका आंसर है मेरे दोस्त। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ये इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। इसमें 2016 में पूछा गया, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। किस वैज्ञानिक, लिखा है पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है। तो पहले वैज्ञानिक दृष्टि, मेरे दोस्त याद रखना, पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन दिया गया DR गाडगिल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है VKR राव। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि मनमोहन सिंह। चौथा ऑप्शन दिया गया YB अलग दिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो मेरे दोस्त, आप याद रखना, वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की बात हो रही है। तो पहली तो राष्ट्रीय आय दादा भाई नौरोजी ने की थी, वैज्ञानिक दृष्टि से VKR राव ने की थी। बी आंसर सही है इसका। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं,
जो यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया था ये, भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करती है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन और एमपी पीसीएस में 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, बस इसके विकल्प अलग अलग कर दिए गए मेरे दोस्त। अभी दोनों क्वेश्चन को देखना, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, तो बस इसकी प्रकृति चेंज हो चुकी है। तो यही हम आपको बताना चाहते थे कि क्वेश्चन रिपीट होते मेरे दोस्त, अगर ऐसे हम करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमसे बाहर नहीं जा पाएगा। इसी वजह से हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं सबको करवा रहे हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन हम सब इसको देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन करेंगे, इसको करेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। फिर भी आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, दूसरा दिया गया बी ऑप्शन दिया गया वित्त मंत्रालय, तीसरा दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसको सीएसओ भी कहते हैं, सीएसओ भी कहते हैं, सीएसओ भी कहते हैं। तो इसका आंसर सीएसओ है कि राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करती है। उसके बाद दूसरा फिर चलते हैं हम एमपी पीसीएस का क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो मेरे दोस्त यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और डी ऑप्शन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको आंसर बताना ही नहीं है, इसमें भी सी ऑप्शन सही है। तो आइए हम अपने मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं। जो मॉडल क्वेश्चन को हमने बनाया है इनको करते हैं, इनको अच्छे से करके ये जान लीजिए मेरे दोस्त कि आपको यहाँ से फैक्ट तो मिल ही जाएगा, पूरा का पूरा फैक्ट, प्लस आपको क्वेश्चन सोचने का एक तरीका भी, डेली अगर हम 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सोचते हैं तो मेरी हैबिट बनी रहेगी। जब भी हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो हमको क्वेश्चन की, जब 10-5 क्वेश्चन रोज डेली करते रहते हैं तो एक हैबिट सी हो जाती है। अगर डेली हैबिट्स में हो जाएगी तो हम क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के जल्दी टेकल कर लेंगे। टाइम, जैसे कि कभी कभी टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन हल नहीं हो पाते पूरे, तो इन सब की समस्याओं को दूर हो जाएगा। अगर हम इसको करते रहेंगे डेली, ये समस्याएं नहीं हो पाएंगी कि टाइम कम पड़ रहा है या क्वेश्चन को हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, तो इन सब समस्याओं को दूर हो जाएगा। इनको दोनों को अगर हम करेंगे, मॉडल क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो मेरे दोस्त चलते हैं हम पूंजीगत उत्पादक वस्तुओं में कौन सा से सही है। तो मेरे दोस्त इसमें पूछा गया, मेरे दोस्त ये सब टर्मिनोलॉजी बेस्ड हैं, आपको बताए थे टर्मिनोलॉजी बेस्ड हैं, और जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हैं देख लीजिए, यहाँ भी टर्मिनोलॉजी है राष्ट्रीय आय की गणना, और इसमें वैज्ञानिक पूछा गया, यहाँ भी राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक विधि से पूछा गया था, उसमें भी आर्थिक उदारीकरण, सब मेरे दोस्त सारे टर्मिनोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं लगभग। तो आइए फिर हम चलते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। पूंजीगत वस्तु वे अंतिम वस्तु हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान रूपांतरित नहीं होते बल्कि वे उत्पादन को संभव बनाते हैं। तो मेरे दोस्त तो इसमें दिया गया ऑप्शन केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, और एक और दोनों सही। तो मेरे दोस्त इसमें डी ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया मॉडल क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन दिया गया मॉडल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी उत्पादक वस्तुओं में शामिल नहीं है। कौन सा पूंजी उत्पादक में, दो टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, पूंजी उत्पादक वस्तु नहीं है। तो इसमें दिया गया उपकरण, मशीन, जल, वाहन। तो मेरे दोस्त जो पूंजी लगा के बनेगा, पानी तो पूंजी लगा के बनेगा नहीं, तो जल की बात हो रही, जल पूंजी वस्तु नहीं है। तो उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे अपने, केवल अंतिम वस्तुओं की गणना क्यों की जाती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरे दोस्त यहाँ भी अंतिम वस्तु आ गया, अंतिम वस्तु की गणना क्यों की जाती है।
ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम वस्तु व मूल्य, पहला ऑप्शन दिएगा अंतिम वस्तु के मूल्य में सब पहले से ही मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग के रूप में सम्मिलित हो चुका है। उसके बाद मेरे दोस्त है कि अलग अलग गिनने से दोहरी गणना की त्रुटि नहीं होती। चौथा ऑप्शन दिया है अलग अलग गिनने से दोहरी गणना में त्रुटि होती है। तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन ए गलत है और बाकी तीनों सही हैं। तीसरा गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद मेरे दोस्त आते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। वित्तीय वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? कौन सा से सही है? तो इसमें पहला दिया गया मेरे दोस्त वित्तीय वर्ष पूछा गया मेरे दोस्त, ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। वित्तीय वर्ष पूछा गया, 12 महीने की अवधि होती है। वित्तीय वर्ष में 12 महीने की अवधि होती है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया कि भारत में यह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तीसरा दिया गया मेरे दोस्त एक वित्तीय वर्ष को 3 तिमाहियों में बांटा जाता है। तो मेरे दोस्त केवल 1 और 2 है। ऑप्शन दिया गया 1 और 2, 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें, एक वित्तीय वर्ष को 4 तिमाहियों में बांटा जाता है। यहाँ 3 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन गलत है। 1 और 2 सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो व्यक्ति की आय के 3 रूप होते हैं। व्यक्ति की आय के 3 रूप होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? व्यक्ति के आय के 3 रूप होते हैं, कौन सा से सही है? तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें सांकेतिक आय, दूसरा ऑप्शन दिया गया परियोज्य आय, तीसरा ऑप्शन दिया गया वास्तविक आय, चौथा ऑप्शन दिया गया बजटीय आय। तो केवल 1 3 4 सही है, पहला 1 3 4 सही है, या 1 2 4 सही है, या 1 2 3 सही है, या उपर्युक्त सभी, मतलब 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो मेरे दोस्त इसमें 3 ही बात बताया कि व्यक्ति की आय के 3 रूप होते हैं, तो 3 ही है सही। तो इसमें से एक गलत है। तो आप देखिए कौन सही है। तो ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 3 सही है। बजटीय आय नहीं होता मेरे दोस्त व्यक्ति की आय में। तो ए हो गया मेरे दोस्त, ये ऑप्शन हो गया है। सारे हमने देख लिया है। तो हम मेरे दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें व्यक्तिगत आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया व्यक्तिगत आय परिवार द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स को जोड़ा जाता है। सरकार और फर्मों से घर में स्थानांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन चार ऑप्शन है, आपने चारों ऑप्शन को देखा है। फिर से हम आपको रिपीट कर दें चारों ऑप्शन। व्यक्तिगत आय परिवार द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान को घटाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त कॉर्पोरेट टैक्स को जोड़ा जाता है। चौथा ऑप्शन हो गया सरकार और फर्मों से घर में स्थानांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 सही, बी ऑप्शन दिया गया है 1 और 3 सही, सी ऑप्शन दिया गया 1 2 4 सही, डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी सही। तो मेरे दोस्त आपको बता दें कि यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स को जोड़ा जाता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जाता है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 4 सही। तो मेरे दोस्त लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे हमको भी मोटिवेशन हो मिलेगा और आगे कुछ काम करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा, आगे कुछ और भी अच्छा कर सकें। करेंगे भी तो ऐसे ही चीज़ों में करेंगे, आपको भी फायदा होगा, हमको तो होगा ही। बहरहाल फिर आगे भी चलते हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना मेरे दोस्त। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे हमको मोटिवेशन मिलेगा। और अभी न्यू चला हुआ है चैनल को, न्यू न्यू अभी बनाए हुए हैं, तो अभी और भी आगे कुछ करने का प्रयास है और भी आगे किया जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं फिर मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। व्यक्तिगत आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? गत है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? मेरे दोस्त उसको सही कर लेना। व्यक्तिगत आय है तो अविभाजित लाभ को घटाया जाता है, पहला ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन में पहले फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। व्यक्तिगत आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो पहला ऑप्शन है अविभाजित लाभ को घटाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जाता है और सरकार और फर्मों से घर में स्थानांतरण भुगतान को घटाया जाता है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन अविभाजित लाभ को घटाया जाता है सही है, अविभाजित लाभ को घटाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जाता है सही है। सरकार और फर्मों से घर में स्थानांतरण भुगतान को घटाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, घटाया नहीं जाता मेरे दोस्त, जोड़ा जाता है। तो एक और दो ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन सही है मेरे दोस्त इसमें। उसके बाद अपने हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें दिया गया व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय मेरे दोस्त आपको हम बताना चाहते हैं कि हम सारे टर्मिनोलॉजी को ले रहे हैं, कोई एक भी टर्मिनोलॉजी नहीं छोड़ रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी कई एंगल से करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जितना हो सक रहा है मुझसे उतना हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी टर्मिनोलॉजी हो सारे के सारे टर्मिनोलॉजी को जरूर करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। आगे अभी चैप्टर से जुड़े रहिए, आगे अभी बैंकिंग चैप्टर आएगा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बना हुआ मेरे दोस्त, आपका दिल गदगद हो जाएगा आप जब देखेंगे तो आइए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन मेरे दोस्त है इसमें, वह व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद व्यक्तियों के पास बची आय है, पहला ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन हो गया है यह वास्तविक आय है जिसे घर के उपभोग पर खर्च किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन हो गया व्यक्तिगत कर भुगतान को घटाया जाता है, गैर कर भुगतान को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त आप चारों ऑप्शन एक बार पढ़िए और फिर इसको देखिए कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। आपको 1 मिनट का हम टाइम देते हैं, आप इसको देखिए और सोचिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी हम तो आंसर आपको देंगे ही, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने का प्रयास करेंगे, खुद से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, तो समझ लीजिए आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ते रहिए उसका MCQ बनाइए और जितने एंगल से हो सकता है उतने एंगल से MCQ बनाइए। आपका प्रीलिम्स में तो बहुत मुश्किल है कि प्रीलिम्स में रुके, क्योंकि यूपीएससी में तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि हिंदी मीडियम वालों का प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो मेंस की बात ही छोड़िए। तो हम सब एक छोटा सा प्रयास किए हैं प्रीलिम्स के लिए, ताकि प्रीलिम्स ना रुके, क्योंकि 56-57 क्वेश्चन या 52-53 क्वेश्चन में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर हम 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लें, यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आए हमसे ना छूटे, तो हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 3-4 सब्जेक्ट में ही हमारा यूपीएससी क्लियर हो सकता है।
और करंट को ले लिया जाए, 3 सब्जेक्ट को ले लिया जाए, जिस सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसका जो पसंद हो 3 कोई भी सब्जेक्ट उठा लो और उसको अच्छे से करो, तो देखिए आपका प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आइए अब इसका हम आंसर देते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लिया जाए फिर से एक बार, यह व्यक्तिगत आय से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद व्यक्तियों के पास बची आय है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यह वास्तविक आय है जिसे घर के उपभोग पर खर्च किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया, व्यक्तिगत कर भुगतान को घटाया जाता है। चौथा ऑप्शन हो गया, गैर कर भुगतान को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कि 1 और 2 3 सही, 1 2 3 सही। दूसरा ऑप्शन दिया गया 1 2 4 सही। सी ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन दिया गया 1 2 3। बी ऑप्शन दिया गया 1 2 4। सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 3। डी ऑप्शन दिया गया है 1 2 और 4। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें, गैर कर भुगतान को जोड़ा जाता है। तो गैर कर भुगतान को मेरे दोस्त यहाँ घटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, घटाया जाता है। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 और 4 सही, 3 सही है। तो मतलब 1 और 2 पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। तो मेरे दोस्त मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त जितना हो सके एमसीक्यू आप बनाइए और करिए, जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से एमसीक्यू बनाइए। और जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस पर फोकस करिए, उसको खूब अच्छे से एमसीक्यू बना के रट मारिए, जैसे लगे कि रटा हुआ है। कोई भी आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट वही होगा, फैक्ट वही होगा, उसी फैक्ट को कितनी बार घुमा सकते हो आप घुमाइए, क्योंकि घुमाना ही पड़ेगा आपको। यूपीएससी ऐसे घुमा रहा है तो आप भी घुमा के चेक करिए ना, कौन सा अगर कुछ नहीं आएगा तो हम सीख ही लेंगे। तो थैंक यू मेरे दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और किसी नए अंदाज के साथ मिलते हैं।